हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुत सारी मतलब बम्पर मात्रा में जो है वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से हम बात करें मोटी मोटी तो स्टेनो की लगभग 1100 से प्लस वैकेंसीज हैं। और ग्रुप सी और डी की बात करें तो सी में लगभग 1000 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है। और वहीं डी की बात की जाए तो डी में भी लगभग ऐसे ही 1700 वैकेंसी, मतलब टोटल मिलाकर कुछ 2900 प्लस वैकेंसीज जो हैं हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है रिलीज़ की हैं। तो ये आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि इसमें सिलेबस के अंतर्गत है क्या क्या। तो इसमें 25 जो है इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 25 हमारे हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, बाकी 25 जो है वो मैथ का सेक्शन होगा, ठीक है, मैथ का सेक्शन होगा। और अदर 25 क्वेश्चंस की बात की जाए तो 25 नंबर की क्या आएगी, जीएस आएगी, ठीक है। तो ये जो है ये एग्ज़ाम का जो है ये पैटर्न है, जो इस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ से हम जो है हिंदी का सबसे पहले जो है उठा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी करवाएंगे और हिंदी से ले जाके फिर ये आपको इंग्लिश जो है इंग्लिश ली जाएगी आपकी, ठीक है। और जीएस का जो पोर्शन है ये भी कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके अलावा जो है आपसे प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपके सारे ही टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 तारीख लास्ट डेट है इसकी, जैसा कि जितना कि मुझे पता है, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर है, ठीक है। 13 नवंबर लास्ट डेट है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के साथ। तो हिंदी के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें हमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी किस में होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी। इन किस में ये सृष्टि जो है शुद्ध वर्तनी होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी है, सी जो है ये सृष्टि जो है ये सही होगा, ठीक है। वर्तनी की अगर हम बात करें तो वर्तनी, ठीक है, जो मात्राओं के साथ जो अक्षर होते हैं उनको जब मात्राओं के साथ लिखा जाता है तो उस रीति को क्या कहा जाता है, वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी को और क्या कहते हैं, वर्तनी को अक्षरी भी कहते हैं, ठीक है, अक्षरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हिज्जे भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसको हिज्जे भी कहा जाता है वर्तनी को। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अच्छा, वर्तनी में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो पूरा रोल जो होता है ये प्रोनाउंसिएशन का होता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का ही जितना रोल होता है वर्तनी में होता है। यदि अगर आप शुद्ध रूप से कोई भी वर्तनी बोल रहे हैं तो उसको शुद्ध रूप से लिखना भी आसान होता है। यदि आपके उच्चारण में ही गलतियां हैं तो उसको आप लिखने में भी मिस्टेक करेंगे, ठीक है। यहाँ शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो तहसीलदारी हमें बताना है कि कौन सा जो है तहसीलदारी इन चारों में से जो है ऑप्शन सही होगा। तो इसका उत्तर मैं सीधे उत्तर पर आती हूँ। तो उत्तर बता दूँ, उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है तहसीलदारी, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। बाकी जो तीनों हैं ये गलत हैं। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, हमें बताना है इसमें कौन सी संधि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कपीस जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। दीर्घ संधि का रूल क्या है, ई प्लस ई मिलकर, ई प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, बड़ी ई बनता है। तो कपीस की बात करें तो कपी, कपी प्लस ईश मिलकर क्या बन गया, यहाँ कपीश बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, कपीश बन गया। तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है दीर्घ संधि, ठीक है, कपीश में होगी। आगे हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। तो सदैव में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, तो इसमें प्रयोग हुई है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में भी कौन सी संधि का इसमें प्रयोग हुआ है, तो स्वर संधि में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्वर संधि में भी ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है वृद्धि संधि का, ठीक है।
वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जहां पर दो मात्राएं आए, ठीक है, जहां पर दो मात्राएं आए वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है, ठीक। और अगर हम रूल से बात करें तो सदैव, सदैव में बड़ा आ प्लस ए मिलकर क्या बन गया, ए, ठीक है, सॉरी क्या बन गया, ए। तो यहाँ पर सदा, सदा प्लस एव मिलकर बन गया सदैव, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्वर संधि का उदाहरण। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। और यही बात करें धातु या शब्द के आरंभ में यानी शुरुआत में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है अंत में जोड़ा जाता है तो उत्तर हो जाएगा प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, हमें बताना है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए प्रा जो है, ठीक है, ख्यात, ख्यात या फिर ख्याति, ठीक है, ये अपने आप में एक शब्द है, ख्यात या फिर ख्याति, ये अपने आप में शब्द है। जब इसमें प्रा जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, प्रख्यात बन जाता है, ठीक है, ख्याति का एक ब्रॉड मीनिंग बन जाता है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए प्र। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि अव्ययी भाव क्या होता है, ठीक है, अव्ययी भाव में होता क्या है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद, ठीक है, जिसे हम पूर्व पद भी कहते हैं, ठीक है, पहला पद या पूर्व पद वो क्या होता है, अवयव होता है, अवयव होता है, यानी कि क्या क्या होगा, मतलब अवयव होता है और क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। तो जिस समास का पहला, ठीक है, जिस समास का पहला पद जो है प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला पद होता है या तो उसमें अनु आएगा या तो आ लिख कर आएगा, ठीक है, या तो प्रति आएगा या भर आएगा या यथा आएगा या फिर यावत आएगा या फिर हर आएगा, ठीक है। ये सब क्या है, ये अव्ययी भाव समास के ये जो है पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रति, प्रति आप देख पा रहे हैं प्रति, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 6 या 8। तो हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं, तो तत्सम, तत्सम, तद्भव, ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशी, देशज और विदेशी, ठीक है। ये उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह के शब्द भेद होते हैं। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, हमें बताना है परीक्षा शब्द किस वर्ग में आएगा, तत्सम में आएगा, तद्भव में आएगा, देशज में आएगा या फिर विदेशज में आएगा। तो परीक्षा शब्द जो है वो तत्सम, ठीक है, तत्सम वर्ग में आएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा कौन सी होगी, तो यहाँ पर होगी भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व यानी कि एक तरह से गुण की तरफ हमें मतलब संकेतित किया जा रहा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा होगा। अच्छा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा भाई 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा,
ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अलावा एक और कौन सी होती है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, ये 5 तरह की संज्ञा होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देवज्ञ का अर्थ क्या है, देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो यहाँ देवज्ञ का अर्थ जो है, यह इसका तात्पर्य है ज्योतिषी से। ठीक है, ज्योतिषी से देवज्ञ का अर्थ है। ठीक है, ये एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नगर तथा आक्षेप है, तो कटुक्ति, व्यंग्य, ताना या कटाक्ष। तो यहाँ तिरछी नजर और आक्षेप से अर्थ आता है कटाक्ष का। ठीक है, किसी पर कटाक्ष करना। ठीक है, किसी को तिरछी नजरों से देखना। ठीक है, ये क्या होगा, कटाक्ष इसका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा रत्नगर्भा। अच्छा, पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसके अलावा और कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं पृथ्वी के, तो कुछ तो आपको पता ही होंगे, भू, भूमि। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में भी धरा, धरती, ये हमें पता है। अच्छा, हमें क्या नहीं पता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि धरित्री। ठीक है, धरित्री। इसके अलावा जगती, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्षिति। ठीक है, जो पूछा जाता है, मेदिनी, उर्वी। ठीक, और वसुधा, वसुधा, ये सब क्या है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। खर का पर्यायवाची शब्द है, तो खर का पर्यायवाची शब्द गधा होगा। ठीक है, गधा या गधा। ठीक है, ये क्या है, ये खर के पर्यायवाची हैं। जबकि अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो एक होता है खल। ठीक है, खल जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची होता है, जबकि खर की बात की जाए तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये गधा का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है, विलोम शब्द का चयन करना है। ठीक है, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, तो अभिज्ञ का हमें विलोम बताना है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ इसका उत्तर। अभिज्ञ मतलब पहचान होना, अनभिज्ञ मतलब पहचान ना होना। ठीक है, अनभिज्ञ होना, पता ना होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ जिसका सब चीज़ों का ज्ञान होना, अल्पज्ञ यानी कि अल्प मात्रा में ज्ञान होना। ठीक है, विस्तार का विलोम शब्द है, हमें बताना है इसमें विस्तार का विलोम क्या होगा, तो विस्तार का विलोम हो जाएगा संक्षेप। ठीक है, विस्तार मतलब पूरी तरह से, मतलब डिटेल वाइज। ठीक है, विस्तार एक तरह से कह सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, डिटेल में कोई बात रखना। संक्षेप मतलब कि अपनी मतलब बड़ी बात को छोटे रूप में प्रस्तुत करना क्या होता है, संक्षेप होता है। ठीक है, वही बात करें लघु, तो लघु का विलोम हो जाएगा दीर्घ। ठीक, छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा, और सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, स्थूल हो जाएगा। यहाँ विस्तार की बात कर रहे हैं, तो विस्तार का विलोम हो गया संक्षेप, और उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपत्ति। तो यहाँ अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो स्त्री, पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाता है, दंपत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो जो देश के साथ विश्वासघात क्या करता है उसको क्या कहते हैं, देशद्रोही। ठीक है, देशद्रोही, ये उत्तर क्या हो जाएगा, देशद्रोही। विश्वासघाती, जिसने विश्वास मतलब जिसने विश्वास तोड़ा हो उसे क्या कहेंगे, विश्वासघाती कहा जाता है। ठीक, और देश के साथ विश्वास करना यानी कि विश्वासघात करना यानी कि देशद्रोही हो गया। ताजमहल का अद्भुत नमूना है, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या स्थापत्य कला। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, खाली जगह, रिक्त स्थान। ठीक है, ये हाईकोर्ट में पूछा भी जाता है। तो ताजमहल का अद्भुत नमूना है, तो अद्भुत नमूना स्थापत्य कला। ठीक है, ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सीता कपड़ा सीती है। ठीक है, यहाँ बैठा नहीं जाता, कपड़ा सिया जाता है, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें हमें बताना है कि कहाँ से किसमें भाव की, ठीक है, भाव की तरफ संकेत हो रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूछा है कि निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो कृतवाच्य वाक्य का चयन करें तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया, ये कृतवाच्य वाक्य का। अच्छा, पहले हमें पता होना चाहिए कि कृतवाच्य वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य वाक्य कहते हैं जिसके मतलब जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, वहां पे क्या होता है, कर्तवाच्य वाक्य होता है। अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, पुस्तक मोहन पढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। कर्ता कौन है, मोहन है। ठीक है ना, तो कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृतवाच्य वाक्य हो जाएगा। लाल पीला होना का अर्थ क्या है, मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होने का मतलब हो गया क्रोध होना। ठीक है, ये हमारे मुहावरा, ठीक है, ये मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। तो लाल पीले होने का अर्थ क्या आएगा, क्रोध करने से इसका सेंस आएगा। अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या आएगा, तो अंगूठी का नग बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा होना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुरूप जोड़ा होना, अंगूठी का नग होना। जिस समाज में ब्याहता को, ठीक है, ये है सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वाक्यों को, ठीक है, क्रम में जो है लाना है और बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो जिस समाज में ब्याहता, ठीक है, जिस समाज में ब्याहता को अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो। ठीक है, एक तो ये जा रहा है सेंटेंस। ठीक, दूसरा, वह समाज निश्चित रूप से, नहीं, ये नहीं जाएगा। इसके अलावा प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है। ठीक है, एक ये सेंटेंस जाएगा। ठीक है, एक ये सेंटेंस जाएगा, और सभ्यों का समाज नहीं, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से प्रैक्टिस सही करने में एक तो समझ में आने लगेगा, दूसरा जब आप सेंटेंस मिलाना शुरू करेंगे तो वहां से आप ऑप्शन काटते हुए चलेगा। तो रा और वाह तो नहीं होगा, तो रा और वाह से कौन सा स्टार्ट है, बी और डी। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। तो चलिए अब इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं। तो पहला दे रहे हैं कि जिस समाज में ब्याहता को अकारण या अग्नि की भेंट में चढ़ा दिया जाता हो। ठीक है, या के बाद क्या आ रहा है, या के बाद वाह आ रहा है, वाह सभ्यों का समाज नहीं है। ठीक, वाह के बाद रा आ रहा है, वह समाज निश्चित रूप से, ला प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है। तो ये सेंटेंस जो है यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये सेंटेंस जो है नहीं बैठ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी कट जाएगा और उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए मिलाकर देख लेते हैं कि जिस समाज में ब्याहता को, ठीक है, प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है,
अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, ठीक है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं है, ठीक है, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। धूप में चमकता, ठीक, चलिए जानते हैं, इसमें भी ऐसे ही मिलान करते हैं। तो धूप में चमकता, तो हरा भरा बगीचा, ठीक है, ये जा रहा है, दिख रहा है सामने, ये नहीं जा रहा है, ठीक है, बड़े हो गए, ये भी नहीं जा रहा है, वे पेड़ अब बहुत, तो ये भी नहीं जा रहा। तो धूप में चमकता हरा भरा बगीचा, या ही जो है ये सही बैठ रहा है। तो या किस में है? या है ऑप्शन नंबर ए में। तो या के बाद आएगा ला, ठीक है, हरा भरा बगीचा दिख रहा है, तो सामने सामने वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो अति संभावित क्वेश्चंस हैं। इसमें वो भी क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको जो है 25 नंबर की प्रैक्टिस कराई गई है। तो ये सीरीज़ जो है, ये हिंदी की जो सीरीज़ है, ये इसी तरह से चलती रहेगी। तो जो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है, और बाकी सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड योर सपोर्ट, ठीक, धन्यवाद।